आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में बेटे आप हाइट और डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का जब निकालना होता है तो ये आप पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ये चैप्टर आप करेंगे कि इसमें सारे एंगल्स जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बेसिक एंगल्स के हेल्प से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली टर्म है आपकी लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं? आपकी आईज के लेवल में होने वाली लाइन को आप लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर पर्सन इज व्यूइंग। अब इसका मतलब क्या है? ये तो हो गई इसकी डिफाइन कि लाइन ऑफ साइट एक लाइन है जो किसी भी ऑब्जर्वर की आंख से जो एक पॉइंट लाइन बनती है और ऑब्जेक्ट को वो देखता है, तो उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है बेटे? ये जैसे आईज आप बना लीजिए, ये आईज है, ठीक है, और यहाँ से ये देखने वाली साइट है, मतलब इधर से देख रहा है बंदा। तो अब मान लो वो इस एक एक तरफ यहाँ देख रहा है और एक बार वो यहाँ देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ये तो मान लीजिए आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है तो इसकी अपनी हाइट भी होगी, तो ये तो हो गई बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, और ये उसकी अपनी एक हाइट है। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये। और लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि जब ये आंखें ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जेक्ट के साथ जो इसकी आंख एंगल बना रही होगी, इसी को ही, ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों का, इसको ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और अगर ऐसे ही, ये इसको LOS लिख देती हूँ, और ऐसे ही जब ये आई इधर देखेगी नीचे वाला ऑब्जेक्ट, ये ऊपर है हॉरिजॉन्टल के, ये नीचे है, तो जब ये वाला इधर देखेगा नीचे, तो लाइन ऑफ साइट अब नीचे हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसी को ही कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि आई से ऑब्जेक्ट पे बनने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब एक चीज आती है, दूसरा पॉइंट आपका आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये क्या चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन? अब ये क्या होता है बेटे? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ग्राउंड। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लीजिए आई है, और ये हमने आई बना दी ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से देखने का व्यू। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जैसे ये आई है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, हम आई के पास को ही हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिलर खड़ा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया। अब लाइन ऑफ साइट क्या होगी? जब ये आईज ऊपर को देखेगी इस ऑब्जेक्ट की तरफ, ये क्या हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहलाएगा? कि जब ऑब्जेक्ट जो है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में? एक तो आई के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और आई के लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसी को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्योंकि हमारी आई क्या है? एलिवेट कर रही है। एलिवेटर होता है ना बेटे, जो हमें नीचे से ऊपर लेके जाता है, तो इसी की तरह से ये वर्ड बना है एलिवेशन, कि आईज को जैसे ही हम ऊपर उठाएंगे तो जितनी आई वो ऊपर उठी है, वो ये एंगल जो होगा वो किस किस के बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और हमारी लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी का अपोजिट।
एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्या है, जब हमारा, जैसे मान लीजिए अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा कोई, ठीक है। अब जो लाइन ऑफ साइट होगी वो यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में यही फर्क है। डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ जब आप देख रहे हैं, झुकाव जब आपकी आईज में आ रहा है, तो वो डिप्रेशन कहलाएगा, कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट वो नीचे की तरफ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो डिप्रेशन होगा। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ आपकी आईज देखेंगी तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। और मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये किस किस चीज के लिए यूज होता है, मतलब इस चैप्टर के यूज क्या है, आपके यूजेस क्या हैं। ये क्या यूज करती है, एक तो हाइट निकालने में मदद होती है, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये इसका यूज है बेटे। कि क्या यूज है, ये चैप्टर हमारा कहाँ यूज होता है, जब भी जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट निकालनी होती है, टावर्स की हाइट निकालनी होती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि हमें कितनी हाइट चाहिएगी, पिलर बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। बेसिकली जो लोग इंजीनियरिंग साइड में काम करते हैं उनको इस चैप्टर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। वो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसेप्ट के ऊपर ही सारा काम करते हैं। तो जो एप्लीकेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, कि हाइट और डिस्टेंस आप निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब हम चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसको खींचा गया है अच्छे से, मतलब टाइटली बांधी गई है, एंड टाइड, उसको खींचकर टाइट बांधा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब जो ये वर्टिकल पोल है, ये जो है बेटे पोल है आपका, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको रस्सी को बांध दिया गया, ठीक है। और रस्सी की लंबाई कितनी दे दी, 20 मीटर। ये आपकी रोप है, ये रस्सी की लंबाई दे दी, और ये पोल है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ग्राउंड लेवल से पोल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में यूज होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कब किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो पोल हमेशा सीधा ही खड़ा होता है धरती पर जब भी उसको लगाया जाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और इसको बिल्कुल रस्सी को टाइट बांधा गया है, इस पोल के ऊपर इसको बांध दिया गया है रस्सी को। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि आपको ये निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, अब देखो ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। पृथ्वी वाला जो धरती पे जो पोल जहाँ पे है उसको लेवल को ग्राउंड लेवल कहेंगे। तो ग्राउंड लेवल और रस्सी के बीच का एंगल, यानी कि इसने हमें दिया है ये वाला एंगल, ये कितना दिया है, 30 डिग्री। ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। और हमें निकालना क्या है, इसको मान लो हम मान लेते हैं ये ए हो गया हमारा, ये बी और ये सी। तो हमें निकालना क्या है, पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ए बी निकालना है। तो ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए। पहली चीज बेटे देखो, आपको ये दिया हुआ है और ये वाला हिस्सा निकालना है, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज दी है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है वो कौन सी रेशो होती है, वो होती है बेटे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे हम एंगल कौन सा लेंगे, थीटा होता है यही बेस एंगल हमारा, यानी कि 30 डिग्री। तो हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा पोल की हाइट अपॉन में 20 डिग्री। इससे हमारी हाइट आराम से आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, आपको सॉल्यूशन में गिवन है लेंथ ऑफ रोप कितनी है, और ये AC है कितनी है, 20 मीटर। एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बनाया है, कितना है, इसको आप लिख दो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ
पोल ए बी। तो आपको क्या फाइंड करनी है, ए बी की वो करनी है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे आप इसमें, सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है ए बी सी, आप यहाँ पे लिखोगे साइन 30 डिग्री बराबर होता है ये आपका परपेंडिकुलर और नीचे ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि साइन 30 में ही ये दोनों वैल्यू यूज हो रही हैं, जो दिया हुआ है वो और जो हमें चाहिए वो। ठीक है, तो फिर अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो गई, और ए बी और नीचे ए सी कितना दिया हुआ है हमें 20। तो इस हिसाब से इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 20/2 यानी कि 10, और ये किस में है, यूनिट मीटर में। तो ये आपका 10 मीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे जब हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ये कह रहा है बेटे ये कोई ट्री है, मान लो ए बी जो है एक ट्री है, और ये तूफान की वजह से ये ट्री जो है बीच में से टूट गया, मतलब बिल्कुल बराबर हिस्से में से नहीं, मतलब कहीं से ये टूटा और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर गिर गया। मतलब कि आप ये समझ लो ये वाली साइड और ये BC जो है बराबर दी हुई है एक तरह से, क्योंकि ये टूट के यहाँ गिर गया, ये अब यहाँ पे नहीं है, ये पहले ऐसे खड़ा हुआ था, तो इसका इतना हिस्सा ये यहाँ पे आके गिर गया। और कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, जो गिरा हुआ हिस्सा है इसने ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। एक तो हमें ये दिया हुआ है किससे, ग्राउंड से, ग्राउंड हमेशा ये होता है, ये आपका ग्राउंड हो गया और ये ब्रोकन ट्री हो गया। ठीक है, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ये जो फुट है ट्री का फुट ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और यहाँ पे ये पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो जहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है ये आपका ओ पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस इसने कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है ये आपको। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है। अब देखो बेटा, इसमें आपको ये दिया हुआ है, आपका एक तरह से बेस दिया हुआ है और आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले एक तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हिस्सा है AC ये है X और ये वाला हिस्सा Y है। तो अगर ये Y है तो ये वाला ब्रोकन हिस्सा भी Y होगा क्योंकि ये टूटा है। यहाँ तक ठीक है। तो अब इसका एक लॉजिक देखो, अगर मुझे X निकालनी है, देखो अगर मुझे ये X वाला हिस्सा निकालना है तो इस छोटे वाले ट्राइंगल ACO में, इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है, एक तो आता है tan थीटा वाले फॉर्मूले में, यानी कि मैं यूज करूंगी एक ट्रिक, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा x/8। एक तो इससे मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, ये ट्री की थोड़ी वाली हाइट आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये वाला हिस्सा भी निकालना है, ट्री का टूटा हुआ हिस्सा। तो ये कैसे आएगा, या तो आप इसको यूज करके निकाल लो कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस से भी निकाल सकते हो इसको, ऐसे ही आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन से भी निकाल सकते हो आप इसको, किन्हीं भी दोनों से साइन की वैल्यू, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 30 डिग्री। अब जो आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, जब एक्स की वैल्यू इससे आ जाएगी तो वो बराबर हो जाएगा x/y के, या आप ये भी यूज कर सकते हो कि cos 30 डिग्री बराबर 8/y के। आप ऐसे भी किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे हम इसको। इसमें सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है एक तो आप लिख दोगे एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और साथ में AO आपका है 8 मीटर। और हम यहाँ पे फिर लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट AC इक्वल टू x मीटर एंड BC इक्वल टू OC
इक्वल टू वाई मीटर। यानी कि ये खड़ा वाला हिस्सा और ये टूटा हुआ हिस्सा, क्योंकि ये दोनों टूट के यहाँ से टूट के ही तो इधर टच हुआ है, तो ये हमने एक्स और वाई मीटर मान लिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। अब टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री हो गया हमारा 1/√3, इसकी टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये हो गया अब हमारा x/8। तो इससे हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया हमारा 8√3। ठीक है, ये तो हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे वाला स्टेप निकालना है। तो दूसरे के लिए हम कह देंगे cos 30 डिग्री बराबर है OA अपॉन में OC। देखो cos 30 डिग्री के लिए एक तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आ जाएगा cos 30 कितना होता है, √3/2 बराबर में, फिर ये क्या है हमारा बेस क्या है 8 है, और ये y है, तो इससे हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 8 के साथ ये 16, और ये अपॉन में √3। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। अभी ये प्रॉपर आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें अंडर रूट नीचे हम नहीं छोड़ सकते, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन पहले अब हाइट ऑफ ट्री कैसे लिखेंगे, प्रॉपर हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई हमारी, टोटल हाइट AC प्लस BC, तो वो कितनी हो गई, AC कितना है x, BC कितना है y, तो ये हमारी आ गई, x हो गया 8/√3 प्लस 16/√3। अब हमने LCM ले लिया, तो ये हमारा हो गया, ऊपर हो गया 24। अब देखो √3 को सिंपल नहीं छोड़ सकते, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने से ये हो गया 24√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई होके 3, और ये इससे कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया 8। तो यहाँ से 8√3 मीटर, ये क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्री। क्लियर है, तो ये आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई। ये वाला हिस्सा रफ वाला हिस्सा है कि आपको कैसे समझाया था। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से आप लिखेंगे, आप इसको साइन से भी कर सकते थे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको यहाँ पे फिर x की वैल्यू ऐसे रूट में लिखनी पड़ती, इसलिए हमने सिंपल जो वैल्यू थी उसको देके यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो ये सोचता है कि मैं 2 झूले लगाऊंगा, जो बेटे जैसे ऐसे झूलने वाले झूले होते हैं ना, तो 2 झूले लगाऊंगा चिल्ड्रन के लिए पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए उसने ऐसी हाइट बनाई झूले की कि वो है 1.5 मीटर। यानी कि इसको, ये एक छोटे बच्चों के लिए झूला बनाया जिसको 5 years यानी कि बिलो 5 years वाले बच्चे इसको लेंगे। ठीक है, पहला केस ये हो गया। और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से वो कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा वो झूला। मतलब ये एक तरह से झूला है, ऐसे वाला स्लाइड करने वाला झूला, जिसमें बच्चे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं फिर स्लाइड करके आते हैं। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, AB जो है ग्राउंड है। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। वो कह रहा है कि जितने भी जो बड़े बच्चे, यानी कि एल्डर्स के लिए, सेकंड केस हो गया एल्डर्स के लिए, तो एल्डर्स के लिए हाइट झूले की 3 मीटर होनी चाहिए, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो झूला। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। वो ये कह रहा है कि आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी कि इसकी लेंथ एक बार और एक बार इसकी लेंथ। ये जो झूला जिसपे झूलते हुए, स्लाइड कहते हैं ना जो नीचे आते हैं जिसमें झूलते हुए, तो इनकी हाइट निकालनी है अलग अलग। तो आपको बताना है कि इनकी हाइट, अब देखो सिर्फ ट्रिक देखो बेटा, आपको इस हाइट की जरूरत है परपेंडिकुलर हाइट की, और आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो बताइए कौन सा ये हम यूज करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर
और हाइपोटेन्यूज यूज होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन वाला एंगल, कि साइन 30 यूज करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे साइन 60 यूज करेंगे, तो ये हमारी साइड आ जाएगी। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। पहले आप लिखोगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, पहले इसके लिए निकाल रहे हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आपने फिगर में सब कुछ ड्रॉ कर दिया, साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसके साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, और बी सी है 1.5 और ए सी एक्स है। ठीक है, तो इससे x इधर ये ऊपर चला जाएगा और ये 1.5 का डबल हो जाएगा 3, तो x तो आ गया हमारा 3 मीटर, यानी कि जो छोटे बच्चों का झूला था उसके जो झूलने वाली साइड की लेंथ थी वो थी 3 मीटर। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। ठीक है, अब सेकंड केस में इन ट्राइंगल DEF, अब इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है आपके पास। ठीक है, इसको लिखोगे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका EF अपॉन में DF। ठीक है, एक तो ये EF और ये DF, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। आई होप अब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो गई होगी। फिर EF क्या हो गया आपका 3, और यहाँ पे DF आपका हो गया y। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये y ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर और ये 3 रूट के नीचे, तो ये 3 × 2 अपॉन में √3। तो अब देखो यहाँ पे √3 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको पहले रैशनलाइज करेंगे ताकि √3 नीचे से हट जाए, और नीचे से हटते हुए ये दोनों 3 इस एक 3 को खत्म कर देंगे, और ये आंसर हमारा आ जाएगा y जो है 2√3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर्स इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ स्लाइड इज इतना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से किस किस के बीच में, एक तो टॉप ऑफ द टावर और उसके फुट से कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फुट है और ये एंगल, इनके बीच का गैप कितना है, 30 मीटर अवे है ये। ठीक है, फिर ये क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपको टावर की हाइट बतानी है। जो ये आपकी AB है, इसको x मान लेते हैं, ये आपको हाइट बतानी है। अब बताओ बेटा, एंगल तो आपको पता ही है, अब ये बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम किस में यूज करते हैं, tan थीटा वाले एंगल में। यानी कि हमारी जो ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी, हमें करना है tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा x अपॉन में 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हमारे टावर की हाइट आ जाएगी जैसे ही हम tan 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। गिवन में क्या है आपके पास, BC इक्वल टू 30 मीटर, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल B आपको 90 डिग्री। तो इससे एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और आप अब लेट करेंगे कि लेट x बी द हाइट ऑफ टावर, तो कितनी है AB, तो वो कितनी मान ली आपने, x मीटर। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB अपॉन में BC। ठीक है, तो tan 30 हमारा कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और आपका AB कितना है, x है,
और BC कितना है 30, BC कितना है 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x हो गया आपका 30√3। ठीक है, अब √3 को आप यहाँ पे सिंपल नहीं छोड़ सकते, तो फिर से आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको √3/√3 करेंगे, तो नीचे वाला जो √3 होगा वो पूरा 3 बन गया, और ये ऊपर 30 और इधर √3, तो अब फिर से 3 से इसको काटोगे 10, तो ये हो गया 10√3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाइट ऑफ टार कितनी हो गई, 10√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ये काइट है बेटे, और ये ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड से ये कितने मीटर ऊंचे पे उड़ रही है, 60 मीटर पर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो अब ये जो है स्ट्रिंग है, जो जिससे आप पतंग उड़ाते हो वो डोरी है, तो ये काइट उड़ रही है, जो ए पॉइंट आप काइट समझ लो ये उड़ रही है, और इसको सी को यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग को एक जगह से बांध दिया, ताकि अब ये काइट जो है हिले ना, और टाइट है ये स्ट्रिंग पूरी। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन है ये कितना है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल दे दिया आपको कि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब वो ये कह रहा है आपको इसमें बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है, कोई इसमें बीच में लूज नहीं है, तो आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग की हाइट कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये बतानी है, यानी कि आपको एक तरह से ये एक्स बतानी है। अब आप खुद सोचो बेटे, ये वाली हाइपोटेन्यूज और ये वाला परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में यूज होता है, तो बिल्कुल साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री आप यहाँ पे ट्रिक यूज करोगे, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे AB इज द हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट है, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और एंगल C जो है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC आप यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में AC। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और AB आपका 60 है, और ये आपका x है, तो x ऊपर चला जाएगा, और ये बाकी सारी चीज़ें नीचे, ये 2 जो है 60 के साथ आ जाएगा, √3 नीचे। अब क्योंकि ये √3 है तो फिर से इसको रैशनलाइज करो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करो सिंपल करने के लिए, तो ये नीचे 3 पूरा 3 बन जाएगा, ये ऊपर हो गया 2 × 60 √3, तो 3 से ये कट गया 20, तो ये आपका 20 × 2 40 √3, इतने मीटर ये आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई आपकी, 40√3 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक बच्चा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है, यानी कि आप समझ लो ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट ये कितनी है, 30 दी हुई है ये हाइट आपको, ये बिल्डिंग है, तो उससे वो बच्चा जो है किसी खास दूरी पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यानी कि ये बच्चा जैसे मान लो यहाँ खड़ा है, और बच्चे की हाइट मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये कितनी ले लेते हैं, यहाँ मान लो बच्चा खड़ा है ये, तो ये वाली हाइट है 1.5 मीटर, बच्चा कितनी हाइट का है 1.5 मीटर का, और वो एक खास दूरी पर खड़ा है। और बिल्डिंग की हाइट आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे और मान लो, क्योंकि बच्चे की हाइट बिल्डिंग की हाइट पूरी कितनी होगी, जो 1.5 लेवल पे आप अगर आप ले लो, तो बिल्डिंग की हाइट एक्चुअल में ये पूरी है 30 मीटर। ठीक है,
और ये बच्चे की हाइट है। तो बच्चे की हाइट इतनी, यहाँ पे ये 1.5 है, तो ये पूरी मिला के 30 है। तो यानी कि ये पूरा एरो आप समझ लो इसको, जिसमें बच्चे की भी हाइट इंक्लूड है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है। अब एक बच्चा खड़ा है, तो बच्चे की जो आई है वो यहाँ पे है बेटे। तो जब बच्चा चलना शुरू करता है, तो शुरू में तो उस जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, टॉप ए मान लेते हैं हम, बिल्डिंग का ये बेस बी मान लेते हैं, और ये बच्चा है, इसको इसकी हाइट ये सी और ये डी ऐसे करके हाइट मान लेते हैं, सी डी इसकी अपनी हाइट हो गई। ठीक है। तो ये जो बच्चा है, जब ये शुरुआत में बिल्डिंग को देख रहा है, तो इसकी जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल से, वो कितना बन रहा है उसका, 30 डिग्री बन रहा है। और जैसे जैसे ये बच्चा अंदर की तरफ आता जाता है, मतलब बिल्डिंग के पास आता रहता है, तो एंगल जो है 30 से 60 की तरफ बन जाता है। तो अब जब ये यहाँ पे आएगा तो ये 60 डिग्री बन जाएगा एंगल। ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो वो पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा है वो बच्चा, ये आपको बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना आया है। यानी कि आपको ये बताना है कि ये 30 से 60 जब बन गया एंगल, तो ये बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, चलो इसको पी मान लेते हैं। तो ये वाई डिस्टेंस मान लेते हैं, पी सी, मतलब सी से पी तक ये आया वाई डिस्टेंस, और एक एक डिस्टेंस इसके बीच का ये हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि बच्चा जो है कितना बिल्डिंग की तरफ चलकर आया है। क्लियर है। इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है। और इसी के लेवल पे यहाँ पे भी अगर हम इसको सीधा ले लें, तो ये भी 1.5 ही होगा, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो बेटे, हमें दो तरह के हिंट मिल रहे हैं। देखो, इसमें आपको दो तरह के ट्राइंगल पे फोकस करना है। एक बार तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो इसको, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वेरिएबल ज़्यादा है बेटे, वैल्यूज़ कम दी हुई हैं। इस ट्राइंगल को अगर आप देखो कि ट्राइंगल, अभी हिंट देखो, ए ई पी ट्राइंगल की बात हो रही है। जब ट्राइंगल ए ई पी में ये हाइट मुझे पता है, ठीक है, ये हाइट कितनी है, इसमें से आप 1.5 माइनस कर दोगे तो ये हिस्सा, इतना हिस्सा बन जाएगा, और ये नीचे का बेस आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यूज करते हैं 10 में, तो 10 60 डिग्री मैं लिख सकती हूँ इसको 30 माइनस 1.5, क्योंकि बच्चे वाली हाइट नहीं है यहाँ पे अभी, और एंगल यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे बच्चा खड़ा है उस उतना डिस्टेंस आपको छोड़ के एंगल बन रहा है, तो हमें इसको यहाँ पे भी 1.5 इसमें डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की आई को काउंट करना है हमें। और ये अपॉन में बेस कितना है, एक्स, तो यहाँ से तो सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब हमें देखना पड़ेगा पूरा ट्राइंगल। देखो बेटे एक बार, अब पूरे ट्राइंगल के केस में आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है, ये, अब ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल आपका ए ई सी, इस ट्राइंगल के अंदर अब फिर से ये 30 है, और ये पूरा है एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो इससे आपका ये आप लिख सकते हो, फिर से वही सेम आएगा, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30, 30 में से फिर से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये ऊपर हो गया हमारा 28.5, अपॉन में नीचे हमारा x है और प्लस y है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाले x की जो वैल्यू आई होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसमें से हम x माइनस कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो अब एक बार इसको लिखेंगे कैसे वो आप देखो, इन ट्राइंगल ए ई पी ट्राइंगल में 10 60 डिग्री बराबर कितना है, ए ई अपॉन में ई पी। ठीक है। और 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये हो गया 30 माइनस 1.5 अपॉन में x। तो इससे हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा 28.5 अपॉन में √3। तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ये रीज़न, कि आपका जो ए ई है वो कैसे आया, ए बी में से ई बी को माइनस करके, ये आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो। ठीक है। अब अगला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
AEC, इस ट्राइंगल में फिर से आप लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर है AE अपॉन में EC। तो अब इसको क्या लिखोगे, tan 30 होता है 1/√3 और AE कितना होता है हमारा 28.5 है यहाँ पे, और EC है हमारा x प्लस वाई। तो इससे हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, इससे हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5√3। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इससे हम निकाल सकते हैं, हमें y से मतलब है, तो इस इक्वेशन से y हमारा कितना आ गया, y बराबर आ गया 28.5√3 माइनस से x कर दे अगर हम, तो ये हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखोगे आप फ्रॉम 1 y इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करो, यहाँ से 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 आपने कॉमन लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3। अब इसको एलसीएम लेंगे, 28.5 को बाहर रहने दो, ये √3 की √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन में √3। अब साथ में ये कितना हो गया, 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, तो 28.5 को जब डबल करेंगे ये हो जाएगा 57। लेकिन अब अपॉन में √3 है तो फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका 57 अपॉन में 3 और साथ में √3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 19, तो ये आपका हो गया 19√3। तो ये y की वैल्यू आ गई, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग इज 19√3 मीटर, कि वो कितना चला है, वो 19√3 मीटर चला है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60। अब ये क्या कह रहा है बेटे, ये नीचे क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये तो है टावर, ये वाला तो है ए बी जो है आपका टावर है, और ये जो है बिल्डिंग है, ये BC क्या है आपकी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, तो जब यहाँ पॉइंट से बॉटम की तरफ, ये इसका बॉटम है B, तो बॉटम पे जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से ये बन रहा है D, यानी कि ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इसके टॉप से, यहाँ से जब टॉप पे देखते हैं तो ये यानी कि पूरा बड़े वाला एंगल, बड़े वाला एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये छोटा एंगल बेस को जब इसके टॉप बॉटम पे देख रहा है तो 45 डिग्री, और जब टावर पे टॉप पे देख रहा है तो 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपको ये ए बी निकालनी है, और बिल्डिंग की आपको हाइट 20 मीटर दी हुई है, क्योंकि ये टावर जो कहाँ पे फिक्स है, किसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर, जैसे बिजली के टावर लगे होते हैं ना बेटे बिल्डिंग्स के ऊपर छतों पे लगाए होते हैं, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको टावर की हाइट बतानी है। तो आप एक चीज देखो, अगर आप ये इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, मतलब कि पहले आप ट्राइंगल देखो, ये अब 90 डिग्री तो ये हो गई, अब ट्राइंगल BCD में, ये हिंट है, ट्राइंगल BCD में आप अगर देखो, तो अगर ये वाला जो बेस है, जो ये टावर है, इसका अगर बेस निकाल लिया जाए, यानी कि ये, तो कितना आ जाएगा, बेस कैसे निकालेंगे, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये किस में यूज होता है, ये 10 में यूज होता है, यानी कि 10 45 डिग्री हमारा आ जाएगा BC अपॉन में CD। तो इससे ये जब CD निकल जाएगी, तो इस CD की मदद से इस बड़े वाले ट्राइंगल की
इन दोनों की हाइट को जोड़ के हम निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमें बेस पता है तो ये 20 पता है, तो ये आराम से निकल जाएगी। तो इसको अब लिखेंगे कैसे वो देखो बेटा। आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्राइंगल में क्या किया हमने, सबसे पहले 1045 डिग्री बराबर हो गया बी सी अपॉन में सी डी। अब 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और बी सी हमें कितना दिया हुआ है, बी सी है बिल्डिंग की हाइट 20 और सी डी जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा सी डी क्या आ गया, सी डी आ गया हमारा 20 मीटर। ये तो आ गया हमारा सी डी, यानी कि इनके बीच का गैप कितना है। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन वाले ने नहीं पूछा, पर हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। अब देखो इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में, अब पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये पूरा बड़े वाला, तो एंगल भी बड़े वाला आएगा। तो 1060 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन में सी डी। अब ए सी क्या है बेटे, ए सी जो है पूरे टावर समेत हाइट है, तो 1060 डिग्री होता है √3 ए सी। और हमारा सी डी कितना है, हमने अभी निकाला है ऊपर 20। ठीक है, तो इससे हमारा ए सी कितना आ गया, अब हमें पूरा बड़े वाला आ गया, पहले ए सी हमारा आ गया 20√3। तो इसका मतलब अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर ए बी निकालनी है। तो ये बराबर किसके होगी, ए सी माइनस बी सी के। तो ए सी कितनी आई अभी मेरी 20√3 और बी सी कितना है 20। तो इसका मतलब है 20 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा √3 - 1। तो बस यही हाइट आ गई है, हाइट ऑफ टावर हमारी कितनी आ गई 20√3 - 1। ठीक है, इसमें हमें बेटे मांगा उसने ये हाइट थी, लेकिन जब तक हम ये बेस नहीं निकालते तो हम ये हाइट नहीं निकाल सकते थे इतने हिस्से की। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बस लॉजिक लगाना है कि पहले अगर हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये वाली एक साइड हमने निकाल ली, जिससे हम फिर ये वाली साइड को हम निकाल पाए आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। किसी एक पेडेस्टल के ऊपर के टॉप के ऊपर एक स्टैच्यू है, ये है आपका 1.6 मीटर टॉल है, ये वाला ए बी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो पॉइंट है डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से, तो यानी कि पूरा एंगल, ये कितना दिया हुआ है आपको, पूरा एंगल है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, यानी कि ये पेडेस्टल है तो इसका टॉप ये है, तो इसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये इतना हिस्सा ये दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये वाली हाइट इस बार यानी कि ये बतानी है आपको x। तो ये बेटे बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें ये पूरी हाइट को लेके चलना पड़ेगा। फिर हम जब ये निकाल लेंगे तो ये इसको इक्वेशन में हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आपको ये एक्स है और ये आपको निकालना है अगर, तो ये हो गया आपका 1045 डिग्री बराबर है बी सी अपॉन में सी डी। ठीक है, बी सी अपॉन में सी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो आपको ये निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब तक आप बेस नहीं निकालोगे तब तक आपकी ये हाइट नहीं निकलेगी। ये हो गया 1045, हमें पता है 1 होता है, तो बी सी अपॉन में सी डी। अब यहाँ पे हमारा इससे आ गया कि बी सी जो है सी डी के बराबर आ गई हमारी, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक तरह से एक्स एक्स आ गई हमारी। एक तो बात हमें ये पता चल गई, तो ये फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं। अब छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या निकला, 1060 डिग्री बराबर होगा ए सी अपॉन में सी डी के। 1060 डिग्री बड़े वाला ट्राइंगल के लिए पूरा ए सी अपॉन में सी डी। अब सी डी और बी सी तो बराबर है ही, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा ए सी क्या आ गया, पहले तो 1060 हो गया √3,
और AC हो गया हमारा 1.6 प्लस BC, और नीचे CD है, तो CD को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं BC लिख सकती हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1√3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC, और ये भी अपॉन में BC, क्योंकि CD और BC बराबर है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि आपने ये लिख दिया BC√3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका BC और ब्रैकेट में ये BC को अगर आप एक तरफ ले जाओगे तो BC ये इधर आके माइनस हो जाएगा और फिर कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1.6। ठीक है, आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आप √3 की वैल्यू डाल सकते हो। BC बराबर हो गया 1.73, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप डाल दो तो ये आ गया, तो BC आपका आ गया इसमें ब्रैकेट में फिर 0.73, फिर ये 1.6, तो इससे आपकी BC की वैल्यू हो गई, अप्रोक्सीमेशन में जाएगी 1.6 अपॉन 0.73 इक्वल टू 2.19, अप्रोक्स वैल्यू है ये, इतने मीटर। तो आपकी ये जो पेडेस्टल था इसकी हाइट जो है कितनी आ गई, तो आप इसको लिख सकते हो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 2.19 मीटर, ये अप्रोक्सीमेशन में है, 2.19 मीटर आपकी ये आ गई है हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। ठीक है, ये सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बस आपको वैल्यू यहाँ पे नहीं निकली, आपने सॉल्व करके फिर अलग से निकाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी कि ये आपका जो है टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट है तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है आपको 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल कितना दिया है, ये दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की ऊंचाई जो है कितनी है 50 मीटर है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी कि ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो आप कैसे करोगे, अब बेटे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले आपको इनके बीच का अगर आप गैप निकाल लो ना तो एक की मदद से दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इस वाले ट्राइंगल में जहाँ पे आपको 50 दिया हुआ है, ट्राइंगल ABD में, तो आप क्या करोगे, आपका एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपको पता है आपको बेस निकालना है, तो आप 1060 डिग्री का यूज़ करोगे, तो जिससे आपका आ जाएगा 50 अपॉन में ये बेस BD आ जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो आप 1030 की मदद से इस x को निकाल लोगे, बहुत ईजी है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में 1060 डिग्री बराबर है AB अपॉन में BD। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा तो 1060 डिग्री है √3 इसकी वैल्यू होती है, और AB आपको 50 दिया है, तो इससे आपकी अब देखो BD आ जाएगी, तो ये BD कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 50 अपॉन में √3, अभी ये आपकी एक ये BD आ गई है, इसको अभी सॉल्व नहीं करो क्योंकि आंसर नहीं है ये। अब इन ट्राइंगल CDB फिर से 10 यूज करेंगे, तो 1030 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका CD अपॉन में BD, यानी कि CD परपेंडिकुलर और BD फिर से बेस है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या डालेंगे, 1030 आपका पता है 1/√3 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखकर, तो CD आपका, ये आपका CD है, X भी लिख सकते हो CD भी लिख सकते हो आप सीधा, और ये आपका BD कितना आ गया, BD है 50√3, तो 50 यहाँ आ जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, 50√3 का अपॉन यहाँ चला गया। तो अब यहाँ से जैसे ही आप CD की वैल्यू निकालोगे तो CD बराबर हो जाएगा 50 वहाँ पे
ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 इंटू √3। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 50/3, तो जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 60:2/3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है ये, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई इज 16:2/3 मीटर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपने यहाँ पे बी डी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 1 डाल दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। आपने क्योंकि 1 यहाँ पे यूज किया है तो इसलिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। जैसे बेटे ये आपके दो पोल हैं और दोनों की लेंथ जो है यहाँ पे बराबर दी है आपको, और ये एक रोड है तो उसके दोनों तरफ ये पोल खड़े हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये जो रोड है, ये पूरी रोड आपकी कितनी है, ये पूरी आपकी 80 मीटर दी हुई है आपको। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, अब एक पॉइंट है इनके बीच में रोड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, यानी कि एक एंगल आपने मान लीजिए 60 का बन रहा है, मतलब ये पॉइंट कहीं इधर उधर होगा, बीच में नहीं होगा, तभी तो एंगल डिफरेंट बन रहे हैं, और एक एंगल आपका 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब दोनों पोल की सेम हाइट है तो आप किसी को भी 60 किसी को भी 30 ले सकते हो आराम से, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो आपके दोनों पोल्स की हाइट बतानी है और पोल का उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है आपको ये बताना है, यानी कि पोल जो है कितनी दूरी पर है इनसे आपस में, ये बताना है। इसका मतलब आप क्या करो बेटे, एक तो इतने हिस्से को x मान लो, कितना पी बी को x मान लो, तो ये आपका पी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो अब इनको जरा हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी पी, इस ट्राइंगल में ए बी पी, इस वाले ट्राइंगल में आप लिखोगे 1060, क्योंकि 10 ही यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, दोनों में ही 10 यूज होगा। तो 1060 बराबर होगा ए बी अपॉन में बी पी, ए बी अपॉन में बी पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 हो गया। तो इससे हमारा वैल्यू क्या आ गई, 1060 होता है √3, ए बी ही है, ये पता लगाना है, और आपका ये जो है x हमने मान लिया अभी। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना आ गया इससे, √3x हमारा ए बी आ गया, इससे ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं दिया हुआ इसने। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल सी डी पी, इसमें भी फिर से 1030 डिग्री बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन में पी डी। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, 1030 होता है 1/√3, तो सी डी आपका कितना दिया हुआ है, सी डी है, और ये पी डी हो गया 80 माइनस एक्स, तो इससे आपके सी डी की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको ये पता है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम दी हुई है, तो दोनों पोल की हाइट सेम देने का मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हो एज ए बी इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिख दो, ये गिवन है आपको पहले से ही क्योंकि पोल्स की हाइट आपको दी हुई है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, इन दोनों को हमने वैल्यूज को बराबर रख दिया क्योंकि ये बराबर दी हुई है। तो अब जब ये 3 रूट का है इसके साथ मल्टीप्लाई होके सिंपल 3 बन जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये x इधर आके हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 80, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 80, यानी कि x हमारा आ गया 20। तो x आ गया 20, तो आप ये कह सकते हो आपका ए बी कितना आ गया, √3x, यानी कि 20 √3 मीटर, ये आपकी आ गई ए बी
यानी कि ये पोल की हाइट आ गई, तो दूसरी हाइट भी यही आ जाएगी। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो हाइट ऑफ पोल, दोनों हाइट है ये, हाइट ऑफ पोल्स, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। इसको यहाँ पे सी डी भी इसके इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पोल्स हैं। ये भी इक्वल टू आ गई 20√3 मीटर। तो ये दोनों हाइट ऑफ पोल्स हो गई आपकी। और साथ में क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना हो गया आपका x, यानी कि ये आपका हो गया x कितना था 20 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, तो ये आपका आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो एक पोल के बीच का डिस्टेंस आपका 20 था, एक पोल के बीच का डिस्टेंस आपका 60 आ गया। तो यानी कि ये वाला आपका 20 आ गया और ये वाला आपका 60 आ गया, ठीक है। और पोल्स की हाइट आपकी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 20√3, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है बेटे जो किसी कैनाल के किनारे पर बना हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब एक एक और किनारा है जो बिल्कुल अपोजिट है इस टावर के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। तो एक तो यानी कि ये कोई बैंक है, एक तरफ उसके नदी के एक तरफ यानी कि ये बना हुआ है। पहले वाले का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है जब टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं, और अनदर पॉइंट जो दूसरे किनारे पर है उससे जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो बनता है कितना 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। मतलब कि ये वाली एक कोई नदी बह रही है, ये सी बी जो एक नदी है, तो नदी का एक किनारा है जहां से हम टावर को देखते हैं तो 60 मीटर हाइट ये एंगल बनता है। और एक और पॉइंट है दूर बहुत अपोजिट साइड में, तो वहां से जब देखते हैं उसको ऊपर की तरफ तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको क्या क्या बताना है, एक तो नदी की चौड़ाई कितनी है वो बतानी है, और ये साथ में ये जो टावर है इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, और इनके बीच का जो दो पॉइंट्स है जहां से एंगल बन रहा है उनके बीच का गैप 20 मीटर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल में आपको इस वक्त कुछ नहीं पता, इस ट्राइंगल में आपको क्या निकालना है, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में ही रहने देंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है ये हो जाएगा हमारा 1060 डिग्री, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो जिससे कि हमारा 1060 आ गया √3, और ए बी और बी सी एज इट इज। तो हमारे ए बी बराबर आ जाएगा √3 BC। तो ये तो हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अब दूसरे वाला ट्राइंगल, लेकिन आपको लेना पड़ेगा ये पूरा ट्राइंगल, क्योंकि बेटे यहाँ 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें आपको पूरा लेना पड़ेगा अब साथ में। तो इन ट्राइंगल ए बी डी आप यहाँ लिखेंगे 1030 डिग्री बराबर होगा आपका ए बी, और पूरा ये बी डी, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1030 होता है 1/√3, तो ए बी एज इट इज, और आपका ये नीचे वाला हो जाएगा बी सी प्लस 20, क्योंकि ये इसके बीच का गैप 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए बी क्या आ गया है, ए बी आपका यहाँ से आ जाएगा बी सी प्लस 20 अपॉन में √3, यहाँ से भी आपका ए बी आ गया। तो अब आप देख रहे हो दोनों ए बी ये है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या आपको मिल रहा है, √3 BC बराबर है BC प्लस 20 अपॉन में √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई होके, तो 3BC इक्वल टू BC प्लस 20। अब 3BC माइनस BC इक्वल टू 20, तो ये 2BC आपका आ गया 20, यानी कि BC आपका आ गया 10 मीटर। BC कितना आ गया आपका 10 मीटर। ये क्या है, आपकी विड्थ ऑफ रिवर है। अब क्योंकि BC आपका 10 मीटर आ गया,
तो यहाँ से आप सीधा हिस्सा फ्रॉम 1 ए बी इक्वल टू √3 इंटू में 10, यानी कि ये हो गया 10√3 आपकी, ये क्या आ गई, इतने मीटर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, ये आपकी ए बी, ये आ गई है 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ रिवर ये आपकी आ गई है बी सी, यानी कि 10 मीटर। अब देखो बेटे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको पहली इक्वेशन में तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको क्योंकि ये वाला पॉइंट दोनों ट्राइंगल में सेम था तो इन दोनों को हमने बाद में बराबर रख दिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ज़्यादातर आपके जो है जो लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं 3-3 4-4 नंबर वाले, वो इसी तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग। तो यानी कि अब ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है बेटा, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, अब ये जो है टावर है एक, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप का बन रहा है 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये इसका फुट है, ये पूरा टावर है, तो इसके फुट का एंगल जो है यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपको इस टावर की हाइट बतानी है, पूरे टावर की हाइट बतानी है। अब एक चीज देखो बेटे, जो आपका ये जो हॉरिजन होता है, ये हॉरिजन और ये वाला हॉरिजन ये पैरेलल होगा बिल्कुल, ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट वाला है ये। तो अगर ये 45 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, लाइन ऑफ साइट जो है, तो धरती से ये पैरेलल होगी लाइन ऑफ साइट, जब भी हम सीधा देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस हॉरिजन के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 45 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो, ये हमें 45 मिल गया, ये 7 मीटर मिल गया, तो पहले अगर मैं टावर की हाइट निकालने से पहले अगर मैं ये निकाल लूँ, कैसे, किस चीज़ की मदद से, देखो 45 मिल गया, अब परपेंडिकुलर पता है क्योंकि बिल्डिंग खड़ी है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ऐसे ही इधर ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं ये हिस्सा निकाल लूँ, जो बेस है इनका, इसको निकाल लूँ, तो ये निकलेगा किससे, 10 से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 10 45 डिग्री बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में ये बी डी। ठीक है, जब ये बी डी आ जाएगा तो ये जो बी डी है वो भी तो ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना बी डी बराबर ई सी है। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, तो अब ये हमें पता है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, और ये वाला हिस्सा 7 मीटर है, आपको ये भी पता है। तो बिल्डिंग अगर हमारे पास इतना हिस्सा आ जाए तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे। आप यहां लिखोगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, बीसीडी ट्राइंगल में आपने क्या लिखा, 10 45 डिग्री बराबर होगा सी डी अपॉन में बी डी। ठीक है, तो 10 45 कितना है, 1 होता है, और सी डी आपका 7 दिया हुआ है, बी डी आपको निकालना है। तो यहां से आपने क्या किया, बी डी बराबर आपका 7 मीटर जो है आ गया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए ई सी, ये छोटे वाले ट्राइंगल में आप यहाँ पे लिखोगे 10 60 डिग्री बराबर ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो जिसको आप 10 60 होता है √3, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए ई, और अपॉन में ई सी की जगह आप बी डी भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे रीजन दोगे बिकॉज ई सी इक्वल टू बी डी, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आपका बी डी कितना है, तो आपका ये हो गया ए ई बराबर √3 इंटू में बी डी, तो बी डी आपका कितना है, √3 इंटू में 7, तो ये ए ई आपका आ गया 7 √3।
ठीक है, लेकिन आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हो गई ए बी जो है ये बराबर हो गया ए ई प्लस में ई बी, और आप यहाँ पे लिख सकते हो 7√3, और ई बी आपका 7 है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो ई बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1, ये क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई। है ना इजी क्वेश्चन बेटे। अब ये इसमें एक नया कंसेप्ट क्या आया, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने डाला कि जिससे कई बार एंगल ऑफ डिप्रेशन में, स्पेशली हम बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम इसी तरह से यूज करते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बेस एंगल हमारा ये बनेगा। इस ट्राइंगल के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो ये बेस हमने निकाल लिया। इस बेस को निकालने से हमारा ये भी बेस सेम हाइट सेम डिस्टेंस का बन गया, तो हमने इससे ये टावर के इतने हिस्से की हाइट निकाल ली और बाद में इसको 7 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि ये जो लाइट हाउस है ये आपको 75 मीटर दिया हुआ है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स थे जिनका डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी कि जब यहाँ से देखा गया तो पहला शिप जो था डी पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है एंगल लाइन ऑफ साइट से। फिर और दूसरे वाले शिप जो सी शिप था उसका डिप्रेशन जो है एंगल का वो 45 डिग्री का बना। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, अब देखो एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल जस्ट पीछे है लेकिन सेम साइड पे है, ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये सी डी निकालना है आपको, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटे एक चीज देखो, ये पैरेलल लाइन है, फिर से ये वाली लाइन अगर हम आगे खींचे ये पूरी पैरेलल है इसके। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर ये बड़े वाला 45 है और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है इसके बीच का, लेकिन अब ये ट्राइंगल तो काम नहीं आएगा, तो पहले क्या करेंगे इस वाले ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में जो 45 डिग्री है तो 10 45 की मदद से ये निकल जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, फिर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ से हम कह देंगे यही वाला फिर से परपेंडिकुलर और बेस, ये पता चल गया, और ये +x करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर है ए बी अपॉन में बी सी, और हमें पता है 10 45 डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया हमारा ए बी कितना दिया हुआ है हमें 75 दिया हुआ है, और नीचे बी सी निकल जाएगा, तो इससे हमारा बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 75 मीटर। तो हमारा बी सी भी 75 आ गया, ये आ गया हमारा 75 मीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इन ट्राइंगल ए बी डी बड़े वाले ट्राइंगल में 10 30 डिग्री बराबर होगा, फिर से हम वो ए बी लिखेंगे और अब की बार नीचे बी डी लिखेंगे, तो इसका मतलब 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी है 75 और बी डी है आपका, बी डी को आप क्या लिख सकते हो 75 + x, 75 + x, x यानी कि अभी आपको जो निकालना है। ठीक है, ये बी सी आपका अभी 75 आया था, यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, हमने 1 को यूज किया है, तो इससे हमारा क्या आ गया 75 + x = 75√3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 75√3 - 75, तो इसका मतलब 75 ब्रैकेट में √3 - 1, तो यही हमें निकालनी थी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 75√3 - 1, आप इसको लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू
शिप्स, 2 शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 75√3 - 1। तो ये आपकी आ गई मीटर में। और अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे मेंशन होता कि √3 की वैल्यू ये है तो फिर आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पे अभी गिवन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे भी सीधा छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक गर्ल है बेटे, वो बैलून को देख रही है। बैलून जो है ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर पे है वो बैलून है, यानी कि ये इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जब वो देखती है, पहले तो वो 60 डिग्री होता है हाइट, मतलब बैलून की हाइट जो है सब जगह सेम है, ये भी 88.2 ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 88.2, ये वाली भी हाइट जो है 88.2 है और ये भी सेम है। तो बैलून जो है ऐसे जा रहा है, तो जब वो उसको किसी टाइम पे देखती है तो 60 डिग्री का एंगल बना होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो उसकी आंखों का एंगल जो है और कम हो गया है, 30 डिग्री हो गया है, तो यानी कि बैलून जो है दूर जा रहा है अब। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि देखा जाए तो आपको क्या बताना है, बैलून अभी यहाँ पे था, यहाँ पर पहुंच गया, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसको, जहाँ पे गर्ल खड़ी है, इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी, क्यू लिख लो इसको, और ये आपका बैलून की दूसरी पोजीशन पी और इसकी ये बी पोजीशन, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो एक तरह से हमें ये एक्स निकालना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। तो अब देखो बैलून की बेटे पूरी हाइट कितनी दी हुई है 88.2 और गर्ल की हाइट कितनी दी है 1.2। तो देखा जाए तो उसकी बैलून की जो टोटल हाइट है उसमें से हमें गर्ल की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, तो फिर हम बैलून की हाइट को निकाल सकते हैं। यानी कि इनिशियल हाइट हम ये लेके चलेंगे जिसमें से गर्ल की हाइट हटा दो, क्योंकि गर्ल भी तो है इस इतनी हाइट में, बैलून जो ग्राउंड से है, ग्राउंड लेवल तो ये नीले कलर की लाइन है पूरी ये वाले, ठीक है। तो अब लेकिन गर्ल जिस हाइट से देख रही है वो वाली हाइट बैलून की भी इंक्लूडेड है, तो हम अपनी इनिशियल हाइट मान लेते हैं। ये 88.2 में से माइनस कर दे अगर हम गर्ल की हाइट, तो हमारे लिए इनिशियल हाइट ये आ जाएगी जो हमें एंगल यूज करना होगा यहाँ पे। तो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी 87 मीटर। तो एक बार इसको ना लिख लिख के मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे आप इसको। आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल हाइट, क्योंकि बेटे इस इन ट्राइंगल्स के लिए हम गर्ल की हाइट इंक्लूड नहीं कर सकते। ये पूरी ग्राउंड से लेकर ऊपर तक 88.2 है, लेकिन इसके अंदर ये 1.2 जो है गर्ल वाली भी जुड़ी हुई है, तो इसको हटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो आपकी इनिशियल हाइट आप लेके चलेंगे 88.2 माइनस हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, यानी कि 87 मीटर आपको ये लेके चलनी है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री बराबर है बी सी अपॉन में ए सी। यानी कि ये जो tan 60 बड़े वाला एंगल है ये किसके बराबर होगा, एक तो आपका हो जाएगा ये बी सी बैलून की हाइट और अपॉन में ये वाला ए सी, ठीक है। तो अब इस ये किसके बराबर आ जाएगा, tan 60 आपका होता है √3 और ये बराबर आ जाएगा बी सी कितना है अभी हमने निकाला 87 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ पे चाहो तो ये लिख दो बी सी भी है, और ये आपका पॉइंट जो है इसको क्यू हमने इसको मान लेते हैं, क्यू इसको हटा दो, ठीक है, ये क्यू है। और आपका ये बी सी या आपका पी क्यू दोनों ये वैल्यू है। तो ये हो गया 87 अपॉन में ए सी आपको अभी पता नहीं है, तो इस हिसाब से ए सी कितनी आ गई आपकी 87√3। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल में फिर से tan लगेगा, तो tan 30 डिग्री बराबर है पी क्यू अपॉन में ए क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस बार
1030 होगा 1/√3, पी क्यू आपका फिर से 87 हो गया, और अपॉन में ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू आपका हो जाएगा ए सी प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम 1, यहाँ पे अगर आप वैल्यू डालें 1/√3 इक्वल टू 87, और ए सी आपका है 87 अपॉन में √3, और यहाँ पे ये प्लस में एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये 87 अपॉन में √3 प्लस में एक्स के साथ भी √3, ये वाला सॉल्व करके ये चला जाएगा ऊपर, और ये √3 इधर चला जाएगा, 87 √3। ठीक है, फिर ये जो इनके नीचे डिवीजन में √3 है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 प्लस √3x इक्वल टू 87 इंटू में 3। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका √3x बराबर हो गया 87 इंटू 3 हो गया 261, और माइनस में 87 ये आपका हो गया 174। तो x बराबर हो गया 174 अपॉन में √3, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर, √3 की मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाला हो गया आपका 174 अपॉन 3 और √3, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो इनके बीच का गैप कितना आ गया आपका, 58 √3 मीटर जो है इनके बीच का गैप आ गया, और वही हमें निकालना था। तो इसका आंसर हो गया 58 √3, इनके बीच का गैप। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आप लिख दोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया कि कितना डिस्टेंस कवर किया है बैलून ने, ये डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये एक टावर है, इसके टॉप पे एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो वो क्या करता है, वो एक कार को देखता है। अब देखो यहाँ से देखा जाएगा तो वो उस कार को देख रहा है, ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये 30 है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी 30 का बनेगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन जो है पैरेलल होती है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि इसको नाम दे देते हैं, ये वाला ए है, ये बी है, और ये कोई पॉइंट डी है। तो पहले उसने एक गाड़ी को देखा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री बन रहा था, फिर विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये गाड़ी जो है अंदर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, अब 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड बाद जो है ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन गया, मतलब जब वो देख रहा है तो वो 60 डिग्री का बन गया एंगल, तो इसका मतलब तो ये भी 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, क्योंकि अब एंगल और पास पास आ रहा है, तो जितना पास आएगा वो बढ़ेगा। तो अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहां तक, मतलब वो टावर तक जब गाड़ी पहुंचेगी तो इस टाइम इसके बीच का टाइम निकालना है आपको, कि टाइम क्या होगा, क्योंकि यहां तक तो लगे हैं 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में वो डी से कहाँ तक आ गई है, सी पॉइंट तक आ गई थी गाड़ी। ठीक है, और जब अब वो इस पॉइंट से टावर के फुट तक कब पहुंचेगी ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको और कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी हुई। तो अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, कि आपका ये ए बी अपॉन बी सी, ये 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 में ही होता है। फिर इससे आपका 10 60 कितना हो गया, √3, और ए बी और बी सी ये आपको दिए नहीं है अभी, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगी ए बी बराबर बी सी √3, ये और ये मीटर में आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन आपको आ गई।
फिर आप दूसरे ट्राइंगल की बात करोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में अब फिर से टेन 30 डिग्री, यानी कि ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, टेन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन में बी डी के। अब जो ये टेन 30 है ये होता है 1/√3, तो ये बराबर होगा ए बी, और बी डी क्या है, बी डी है बी सी प्लस सी डी, ये है बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए बी क्या आ गया, फिर से हमने देखो इक्वल निकाल लिया ये दोनों चीज़ों को, तो ए बी हो गया बी सी प्लस सी डी अपॉन में √3, ये हमारी, ये भी मीटर में, तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि दोनों की ए बी की वैल्यू बराबर हम रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, बी सी √3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी अपॉन में √3। अब आप देखोगे √3 या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब यहाँ से ये BC इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2BC इक्वल टू सी डी, यानी कि जो सी डी है वो आपका 2BC के बराबर आ गया। ठीक है, एक ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट वी बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना बेटे, तो हमें डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया है, तो अब हमें वेलोसिटी हमने मान लीजिए v मान ली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो v बी द वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो अब कार जो है 6 सेकंड जो है कवर कर चुकी है, यानी कि सी डी डिस्टेंस कवर करा है उसने 6 सेकंड में। सी डी डिस्टेंस इज कवर्ड कितने सेकंड में, इन 6 सेकंड। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, सी डी अपॉन में 6। वेलोसिटी बराबर होती है बेटे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये v की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से ये आपकी समझ लो चौथी इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अब आप लिखोगे फॉर डिस्टेंस BC। अब BC का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम रहेगी, तो फिर अब आपका v आ जाएगा BC अपॉन में टाइम 1 जो हमें निकालना है, या इसको आप t भी मान सकते हो, t हमने मान लिया इसको कि t है। ठीक है, तो अब ये v और ये v, ये आपकी 5th इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि इसने यूनिफॉर्म स्पीड कहा था, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 4 and 5 यहां लिखोगे एज वेलोसिटी इज सेम, तो आप यहां पे लिख दोगे सी डी अपॉन में 6 बराबर है बी सी अपॉन में टी। टाइम हमें निकालना है। अब आपने यहां देखा सी डी जो है 2BC के बराबर है, तो सी डी को अब यहां पे लिख दो फ्रॉम 3, हम क्या लिख सकते हैं, 2BC अपॉन में 6 बराबर है BC अपॉन में T। अब यहाँ से BC से BC कैंसिल, और ये यहाँ से T से 2 से 2 3 जा 6, तो हमारा इससे T कितना आ गया, 3 आ गया। तो T कितना आ गया, 3 सेकेंड्स, क्योंकि ये सब कुछ कैंसिल है, तो नीचे का डिनोमिनेटर बराबर है इसके, तो ये T बराबर 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब इसको गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक टावर के बेस तक पहुंचने में लगेगा टाइम कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टार फ्रॉम पॉइंट C इज 3 सेकेंड। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बेटे क्वेश्चन, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं बार बार कि इसको किस तरह से समझाया गया है। ये क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इससे सिंपल तरीके में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
आपको बस यहाँ पे स्पीड का कंसेप्ट यूज हुआ है साइंस का, कि जिसमें स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना था तो उसके लिए हमें डिस्टेंस पता था, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या रखी है, तो ये दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 9 कंप्लीट।